बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो मोल अवधारणा का टॉपिक, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था। उसके अंदर हमने मोल अवधारणा क्या होती है और उस मोल अवधारणा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कुछ सोल्व किए थे। हमने मोल क्यों यूज में लिया जाता है और मोल के बारे में जो भी कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी वो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। पीछे वाला वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसी वजह से मैंने उसके वहां एक दो न्यूमेरिकली सोल्व करा। बट अब आज वाले इस वाले टॉपिक के अंदर ये भी मोल अवधारणा का टॉपिक ही है, बट हम इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ताकि जितना हम वहां मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतना हमारा ये कॉन्सेप्ट बेटर होता जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि ये मोल हमारे केमिस्ट्री के साथ इतना बाइंडेड है, इतना जुड़ा हुआ है कि विदाउट मोल हम किसी केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। ना तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ना ही फिजिकल और ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर केमिस्ट्री जब तक हम क्लियर नहीं होगी, जब तक हम इस मोल को नहीं समझेंगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये वीडियो एक और बनाना पड़ा ताकि मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके या ये मोल के बारे में कुछ कहा जा सके। यानी कि अगर हम मोल अवधारणा के बारे में पढ़े तो जो पॉइंट हमारा चल रहा था, आज हम उसकी डेफिनेशन। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आपने मोल के बारे में बता तो दिया, लेकिन सर उसकी डेफिनेशन तो बताई नहीं कि मोल कहते किसे हैं, क्या कहते हैं। जनरली डेफिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम तो इसी के अंदर भी टॉपिक में ये डेफिनेशन भी बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहाँ से बनी। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि मोल होता क्या है कि किसी से पता चला कि कार्बन के एक समस्थानिक C12 से पता चला था कि हाँ कार्बन के अंदर इतने परमाणु होते हैं और उतने परमाणु का वजन एक मोल के बराबर होता है। सच इजी समझ लेते हैं हम इसको कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक मोल इज इक्वल टू हम होता कहते हैं Na। अगर एक मोल हम यूं कह दें कि एक मोल समथिंग, दैट मीन्स हम कह देंगे इज इक्वल टू Na समथिंग। ठीक है, बस इस समथिंग की जगह हमें कुछ भी लिख दो, सब कुछ वही आएगा। जैसे कि एक मोल कार्बन तो Na कार्बन, एक मोल केले Na केले, एक मोल कुछ भी एक Na कुछ भी। मतलब समथिंग की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है 1 मोल इज इक्वल टू Na और Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इतना सा याद रखना है। तो इसी की बेसिस पर डेफिनेशन, हमने ये डेफिनेशन कहाँ से बनाई थी, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सोल्व किया था अवोगाद्रो ने। और अवोगाद्रो ने कैसे सोल्व किया, मैंने कहा था कि ये नंबर्स उनके सपने में नहीं आए थे। उन्होंने बताया था कैसे कि उन्होंने एक कार्बन का एक समस्थानिक लिया जिसको बोलते हैं C12 कार्बन 12 समस्थानिक। इस कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप का उसने यूज किया और उसका वजन जब किया तो उसका वजन उसको मिला था 12 ग्राम। तो उसने कहा कि शायद इसके अंदर इतने कण पार्टिकल होंगे जिनका वजन 12 ग्राम होगा। तो कितने कण होंगे, तो कुछ कण यानी समथिंग पार्टिकल्स होंगे जिनका वेट 12 ग्राम होगा। तो यह 12 ग्राम कितना, यानी कि 12 ग्राम में कण कितने, तो उन्होंने कहा इतने कण। ये सब निकाल दी। तो इसी की बेसिस पर हम परिभाषा भी बना सकते हैं। तो हमने ये परिभाषा कर कहे कि यह कहे किसी पदार्थ का एक मोल यानी कि 1 मोल उसकी वह मात्रा है जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका मतलब 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने कणों का वजन 12 ग्राम होगा। ठीक है, तो इतने कणों का वजन, और एक कण का वजन कितना था याद है, हमने कहा 1.99 के समथिंग हमने इंटू 10⁻23 ग्राम माइनस के अंदर, ऐसा कुछ हमने वेट कहा था। ठीक है, 1.77।
ठीक है, सॉरी 7 यहाँ पर हमने इतना कुछ वेट कहा था। तो यहाँ पर इतना वजन एक कण का था, उतने कणों का यानी इतने कणों का n कणों का वजन कितना हो जाएगा 12 ग्राम। बस इसकी परिभाषा ऐसे ही दे सकते हैं। देखना वापस रिमाइंड करना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किसी पदार्थ का एक मोल यानी कि हम कह सकते हैं एक मोल उसकी वह मात्रा है, मैंने कहा मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, वह मात्रा है जितने की कार्बन 12 समस्थानिक में, इस कार्बन 12 के समस्थानिक में के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की संख्या वो क्या है, वो संख्या कहलाती है एक मोल। तो इसके बेसिस पर तो आप कहेंगे सर ये दूसरी डेफिनेशन, और भाई दूसरी बताते हैं कुछ आराम से, पहले इस डेफिनेशन को डाइजेस्ट होने दो, पचने दो, ताकि हम इसको और सोल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और कहें कि इसके और आगे कैसे सोल्व किया जाए, तो हमने जस्ट इसको और आगे जब सोल्व किया तो कैसे क्या किया, जैसे और बता देता हूँ कि जैसे जरूरी नहीं है कार्बन 12, आज हमारे पास में खूब सारे यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स यानी तत्व हैं। अब इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की कितने हो जाएंगे 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी Na यानी 6.023 into 10⁻23। बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ पर ही जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने नेक्स्ट वाली डेफिनेशन होगी। तो उस समय क्या कार्बन काफी ज्यादा प्रचलित था और कार्बन के बारे में खूब सारी डिस्कवरी हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने सब कार्बन, आगे हम पढ़ेंगे तुल्यांकी भार तो उसमें भी कार्बन के, और उसके अंदर मोलरता पढ़ेंगे उसमें भी कार्बन, तो सभी जगह कार्बन को घुसेड़ दिया। तो वहां कार्बन खूब ज्यादा चल रहा था, इसलिए आवोगाद्रो ने भी कार्बन के समस्थानिक का ही उपयोग किया मोल को निकालने के अंदर। तो बस हम यहीं पर, तो आज के टाइम में तो खूब ज्यादा डिस्कवरी हो गई है एलिमेंट्स की, तो हम इसीलिए खूब ज्यादा एलिमेंट्स का यूज भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम का वजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम जो वजन है वो इतने परमाणुओं को होता है, नहीं एक मोल परमाणु, ठीक है, ये सब क्या है एक मोल, यानी कि ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं का वजन 16 ग्राम होगा। अगर ये कोई पूछ ले नाइट्रोजन में, तो भाई नाइट्रोजन के अंदर 14 ग्राम जो होगा वो वजन होगा Na परमाणुओं का। अगर फिर कहें कि हमारे पास फ्लोरीन है सर, तो उसका कितना, अरे फ्लोरीन का भी है, तो फ्लोरीन का 18 ग्राम Na के बराबर। और भी है, अगर जैसा हम कहें हमारे खूब सारे हैं, नियोन का है 20 ग्राम, ठीक है। तो सर ये कह रहे हैं सर आप तो सारे एलिमेंट लिख रहे हो, एलिमेंट नहीं, चलो हम मॉलिक्यूल के बारे में लिखते हैं। अगर कोई पूछ ले CO2, तो CO2 का भी उन्होंने कहा कि 44 ग्राम वजन होता है कितने परमाणुओं का, Na परमाणुओं का। हम जो ग्लूकोज यूज में लेते हैं खाते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, वहां पर सर उसका होगा 180 ग्राम कितने परमाणुओं का होगा, Na परमाणुओं का। तो यहाँ जितने भी सारे परमाणु हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं, उनमें एक मोल इतना ही होगा, किनके बराबर, इनके ये ग्राम। तो ये ग्राम क्या है इसको मैं लिख देता हूं, ये थोड़ा सा छुपा के मैंने रखा इसलिए भी बता देता हूं, इसको हम ये कहते हैं इसका परमाणु भार, ठीक है। ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट का या तत्व का जो भार होता है वो उसका परमाणु भार। बट अगर जब ये परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना लेते हैं या यौगिक बना लेते हैं, तो उस समय उनका अणुभार देखा जाता है। तो ये यहाँ पर तो क्या थे, सारे के सारे परमाणु, क्योंकि सिर्फ परमाणु ही है, लेकिन यहाँ पर ये दो आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, चाहे हम इसको कहते हैं यौगिक। तो उस समय इसका जो भार हो जाएगा, हम इस भार को कहते हैं अणुभार, ठीक है, अणुभार। जब किसी यौगिक और अणु का भार अणुभार, तत्व या परमाणु का भार परमाणु भार, एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट। तो यहाँ भी क्या है भाई, सीधी सी बात है, ये भी तो हमारे लिए एक यौगिक ही है, तो इस यौगिक के लिए भी कौन हो जाएगा, अणुभार। सीधा सा एक ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंगल तत्व है, जैसे कि सब सिंगल ही है,
तो वहां उसके लिए परमाणु भार लिखा जाएगा, और जब भी कोई डबल हो जाते हैं तो उसके लिए या तो अणु भार या उसके यौगिक के रूप में भी देखेंगे तो भी हम अणु भार ही देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ कह रहा था हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ एक है, अगर मैं यहाँ O2 लिख दूं तो इसका भार कितना हो जाएगा भाई, सिंगल ऑक्सीजन का 16 ग्राम था तो डबल का कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32। तब यहाँ पर 32 ग्राम जो है वो क्या है, अणुभार। ठीक है, क्योंकि अब ये अणु बन चुका है, परमाणु और परमाणु आपस में जोड़ते हैं तो परमाणु के बाद वो बनता है अणु। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणु भार, यौगिक होगा तो भी अणु भार। तो हमने इस प्रकार से, अब देखना ये डेफिनेशन जो फर्स्ट वाली है वो इन पर डिपेंडेड है। अभी जस्ट हमने क्या कहा कि यहाँ सब क्या लिखे हुए हैं, Na यानी कि 1 मोल, तो उनकी 1 मोल का वजन किनके बराबर हो रहा है, उनके परमाणु के भार के या उनके अणु भार के बराबर हो रहा है, यही है। तो बस यही हमारी पहली परिभाषा है। कैसे, 1 मोल किसी तत्व, यानी कि मोल क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक की वह मात्रा, यानी कि वह मात्रा जिसका द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु, यानी कि ग्राम परमाणु कितने ग्राम परमाणु है, 16 ग्राम, 14 ग्राम, 18 ग्राम, तो ये ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा उसके ग्राम अणु द्रव्यमान, यानी कि ये अणु भारी तो है, उसके ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर हो। तो बस वही तो उसके बराबर ही था, हमने कहा इसके बराबर ये, इसके बराबर ये सब बराबर ही तो लिखे हमने, ये बराबर। ठीक है, तो ये हमने इसकी परिभाषा को इसके बेसिस पर समझा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस दोनों परिभाषा को ऐसे समझ सकते हैं, फिर से समझना। तो यहाँ पर कहेंगे कि कोई मोल किसी तत्व या यौगिक की वह मात्रा है, मोल उस यौगिक, यानी ये यौगिक और ये तत्व की वह मात्रा है जो उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये क्या है परमाणु, तो इसका द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान और अथवा ग्राम अणु द्रव्यमान, तो कि परमाणु के लिए परमाणु द्रव्यमान तो अणु के लिए अणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होना चाहिए, ये डेफिनेशन उन्होंने दे दी। ठीक है, तो ये दोनों ही परिभाषाएं हम कोई से भी लिखें। वैसे और भी परिभाषाएं होती है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो भांति भांति की परिभाषाएं, अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं, हमें सिंपल सी इजी याद रखनी है, जो दोनों में से अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनकी परिभाषा के बारे में लिखा। ठीक है, अब ये परिभाषाएं तो हो गई, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ डाउट रह गया मोल के बारे में। इनके बारे में, मोल के बारे में। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे सर ये तो कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि हमें जहां तक पढ़ाया गया या हमने जहां तक पढ़ा तो मोल का तो सूत्र होता है, तो सूत्र फॉर्मूला ये कहाँ से है? तो जो मैंने जो पहले ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से फॉर्मूले बने हुए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हमने जो पहले ट्रिक बनाई थी, चलो मैं वापस बना देता हूँ, अपने क्या है वो की वही है। जैसे हमने कहा था मोल, उस साइड में हमने क्या निकाले थे, ठीक है इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इस साइड के अंदर यहाँ हमने मोल निकाले थे, इसमें साइड में क्या निकाली थी, अणुओं की संख्या। इस साइड में हमने क्या निकाला था, द्रव्यमान, किसका, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ये तो हमने ये कहा था कि चाहे मोल से परमाणु की संख्या, चाहे परमाणु की अणुओं की संख्या से मोल निकाले, या मोल से पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ के द्रव्यमान से मोल निकाले, तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, हम इसको मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान लिखा था, और यहाँ पर मोलर द्रव्यमान, तो इस जगह मोलर द्रव्यमान और इस समय Na लिखा था। इसको जब इसमें कंप्लीट करेंगे तो यहाँ Na से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे तो Na से भाग करेंगे। ये पूरा मैंने पहले वाले वीडियो में दिखा रखा है, आप पीछे वाले वीडियो के अंदर जाके इस चीज को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला बनाएंगे, बस इसी से फॉर्मूला बन जाता है। बच्चे जरूरी नहीं है, बच्चे कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूला बताओ, हमारे बुक्स के अंदर तो फॉर्मूला आता है, तो भाई फॉर्मूला बना देते हैं। हमारे क्या, अगर कोई हमें पूछ ले कि अणुओं की संख्या
मैं इस टॉपिक को पहले क्लियर कर रहा हूं कि कोई पूछ ले कि अणुओं की संख्या हम कैसे पता करें, तो सीधी सी बात है कि अणुओं की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अणुओं की संख्या पता करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे कि मोल को किस से गुणा करें, Na से। तो हम कह सकते हैं मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या, ये बस ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। एक बात और याद रखना, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों के अंदर थ्योरी नहीं चलती। थ्योरी का मतलब कोई ऐसे कुछ नहीं लिखते, इसमें कुछ सिंबल प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ सिंबल क्या है, तो ये फॉर्मूला ठीक है अणुओं की संख्या का। तो हम अणुओं की संख्या का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल को लिखा जाता है N से, और अवोगाद्रो संख्या इसको हम लिखते हैं Na से, ठीक है। तो हम यहाँ पर अणुओं की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास कोई नंबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला पता। और वापस वही अणुओं की संख्या से मोल निकाल लो, बस सीधी सी बात है। अगर हमें मोल निकालने हैं किस से, अणुओं की संख्या से, तो अणुओं की संख्या है हमारे पास ये, और ये है मोल। तो Na क्या है, इसका क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मोल निकालना तो Na को इधर लेके आ जाओ। तो Na जैसे इधर आएगा तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या होती है ये अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय, लिख देता हूँ अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, और किसका भाग देंगे, अवोगाद्रो संख्या का। तो बस यहाँ पर ये लिख लो। तो यहाँ पर संख्या कोई सी भी हो सकती है, हम यहाँ कैपिटल N मान लेते हैं अपॉन Na, ठीक है। Na डिवाइडेड हमारे यहाँ क्या हो जाएगा N, ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा, हम अगर और फॉर्मूला ढूंढे कि हमें मोल से अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो परमाणु का द्रव्यमान, सॉरी पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ का द्रव्यमान, ये निकालने के लिए ये निकालना है हमें, मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, मोलर द्रव्यमान इससे गुणा कर दिया जाएगा। मोल को हम N से प्रदर्शित कर सकते हैं, और मोलर द्रव्यमान वो का वही जस्ट अभी हमने देखा क्या, या तो इसका परमाणु भार या इसका अणु भार। मैं लिख देता हूं यहाँ पर हमारा या तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार या अणु भार, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें पदार्थ किसके रूप में दिया हुआ है, परमाणु के रूप में, तो परमाणु भार से गुणा कर दो, अणु दिया तो अणु भार से गुणा कर दो, हम मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। तो हम उसको मोलर द्रव्यमान को MW मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी MW से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पदार्थ का द्रव्यमान जो भी होगा, मास M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इंटू MW, ये बस फॉर्मूला। और वापस वही कि अगर हमें क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं, तो भाई पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा, मोल निकालने हैं तो मोलर द्रव्यमान को इधर लेके आ जाओ। तो हमारे N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी मोल जब निकालते हैं तो हमारे हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और इस मोलर द्रव्यमान का बस लगा लो, यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान हम क्या लिखते हैं M, और मोलर मास यानी MW, ये क्या निकल जाएगा हमारा N, मोल निकल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले बस वही है जो हमने ट्रिक लगा रखी थी, बस उसको सोल्व करते करते हमें इन्हीं के बेसिस पर ये फॉर्मूले भी तैयार हो गए, ठीक है। तो चलो बच्चों उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक दो कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि हमारे फॉर्मूले काम आ जाए। ओके, चलो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने सोल्व करा भी दिए थे, लेकिन चलो एक दो बार और कर लेते हैं। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, ठीक है। आदमी नहीं, औरत को भी बनाती है, सबको बनाती है, क्या बस एक कहावत है ना। चलो हम एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि पानी की
एक बूंद जिसका द्रव्यमान 0.05 ग्राम है तो उसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसका आंसर अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? देख लो, यही काम आएगा हमारा, इसी को याद रखना। ये क्या है, हमारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए एज ए डायग्राम। इसलिए मैंने बनाया था कि हमारे दिमाग में जितना अच्छा फिट होगा वो उतना ही जल्दी हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं। इससे अगर हम फॉर्मूले बनाए, यानी फॉर्मूले से अगर ये बनाए तो डिफिकल्ट है, लेकिन इससे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ हमें याद नहीं हो रही है, कोई भी याद फॉर्मूले या कुछ भी हो, तो उसको डायग्राम बना लो। हमारा माइंड क्या होता है, डायग्राम को जल्दी याद रखता है। तो डायग्राम बना लो, ऑटोमेटिक वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो हमने इसका डायग्राम बना रखा है। अब इसमें देखना, पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान, यानी कि इसने पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इसने क्या पूछा, अणुओं की संख्या, यानी ये अणुओं की संख्या। तो हमें उस जगह तक जाने के लिए पहले यहाँ पर मोल पर जाना पड़ेगा और मोल से फिर अणुओं की संख्या निकालनी। क्लियर? तो हमें पहले मोल की संख्या निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ मोल की संख्या निकालते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं। पदार्थ क्या है, पानी की एक बूंद, तो H2O का जो पहले लिख सकते हैं द्रव्यमान, क्या कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये 0.05 ग्राम। बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ पहले क्वेश्चन में गिवन है या दी हुई है वो हमें पहले लिखनी है। इसके बाद हम कहते हैं H2O का, क्योंकि हमें पता है पदार्थ का द्रव्यमान निकालना, ये हमारे पास है। अगर मोल निकालना है तो मोलर द्रव्यमान भी तो चाहिए, तो हमें इसका मोलर द्रव्यमान भी लिखना पड़ेगा। तो H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, हमें पता है 18 ग्राम प्रति पर मोल, इतना ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम निकाला था। अगर हमें मोल निकालने हैं तो यहाँ से ये निकाल लें, तो पदार्थ के द्रव्यमान में अगर हम मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे तो वो हो जाएगा मोल। तो हम कह सकते हैं मोल जो होता है वो पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो कितना है पदार्थ का द्रव्यमान, यानी m और mw। तो हमारे पास पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यानी कि ये 0.05, हम यहाँ लिखते हैं 0.05 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ 100 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5, 8, ठीक है, और ये 2 0 है, इंटू 10⁻²² लगा दो। ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। इसको आगे सोल्व करते हैं। ये मोल हो गए हमारे पास, कितने हो गए, ये आगे हम लिख देंगे इतने मोल। ये संख्या जो निकली ये मोल की निकली। ठीक है, अब हमारे पास मोल निकल गए, अणुओं की संख्या निकालनी है तो इजी है। हम कह सकते हैं कि चूंकि 1 मोल में जल, हम पानी कह रहे हैं, जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, जल के अणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने कहा था ना 1 मोल समथिंग मतलब समथिंग, तो 1 मोल में इतने सारे जल के अणु होते हैं। इसीलिए इतने मोल में, ये हमने मोल निकाले तो कितने मोल, 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻²। इतने मोल में जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल में जल के अणुओं की संख्या वो कितनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या होती है उसको तो ऐसा कैसे लिख दो, 6.023 इंटू 10⁻23। और आगे जो संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, डिवाइडेड में, और ये जो संख्या होती है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो हम लिख सकते हैं 5 और 18 10⁻²। तो हम इसको सोल्व करो, 6.023 इंटू 10⁻23, 18 इंटू 10⁻² और यहाँ ये 5,
ये माइनस के टू सॉरी प्लस के टू ऊपर जाएंगे तो माइनस के टू, तो हम कह सकते हैं यहाँ 6.023 इंटू 10⁻⁻, जो है वो 21, ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं 23 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ से हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 21, तो हम यहाँ 21 लिख देते हैं। अब जब दोनों को सोल्व करेंगे इसके अंदर तो हमारे आंसर आ जाएंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻, हमारे 21 कण। कण का मतलब वही हमारे अणु, जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतने मोल के अंदर पानी का एक बूंद अगर लेते हैं तो उसमें इतने सारे जल के अणु होते हैं, कितने, इतने। तो हम ये सोल्व इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि हमारे क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 ग्राम ग्लूकोज के अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखना सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई स्टेप नहीं है, फर्स्ट स्टेप पे सोल्व हो जाएगा। यहाँ तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 स्टेप में फॉलो किया था, अभी इस 1 स्टेप में जैसे हमने कह दिया 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम, सीधा सा याद रखना ग्राम बटा अणुभार, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर इसको याद रखना, जहां कहीं पर भी पूछे मोल ग्राम डिवाइडेड अणुभार, ग्राम मतलब किसका होगा, ये यहाँ पर लिखा जाता है हमेशा पदार्थ का द्रव्यमान, जो कि हमेशा और हमेशा किस में होगा, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्राम में होगा, चाहे तो किलोग्राम में भी लिख दो कोई इशू नहीं। तो ये, और हमने पदार्थ का जो दिखा था, क्या देखा था, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो वो मोलर द्रव्यमान को तो हम क्या कहते हैं, अणुभार। तो बस इसको इतना सा याद रखो, मोल ग्राम बट्टा अणुभार, ग्राम डिवाइडेड मोलिकुलर वेट ग्राम बट्टा अणुभार, बस ये इतना सा याद रखो, अपने आप क्लियर है। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर 20 ग्राम क्या दिया हुआ है, भार, तो किसका भार दिया हुआ, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान वो कितना होता है 20 ग्राम, और पदार्थ का अणुभार वो कितना हो जाएगा, वो होता है, चूंकि ग्लूकोज है तो C6H12 और 6 यहाँ पर हो जाता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन होता है 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन जो होता है 6, यानी ऑक्सीजन जो होगा वो 16 इंटू 6, तो यहाँ पर 72 12 है, और यहाँ पर 96, ठीक है। तो ये जब इनको करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो ये अब जैसे ही 180 ग्राम हुआ, अब हमारे पास अणुभार यानी मोलिकुलर वेट निकल गया, ये निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं मोल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ग्राम कितने 20 डिवाइडेड बाई 180, ये कर लो 1/6, तो हमारा हो जाएगा कितना 1/6 मोल, इतने मोल हमारे पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोलों की संख्या ऐसे निकाल सकते, सिंपल सा है, इजी, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और कंपटीशन एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन बने, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक और क्वेश्चन जो कि शायद हमारे किससे बने,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा उटपटांगा, मतलब रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। सर कहते हैं तो ये तो हमने 9-10 में छोड़ दिए सर। अरे 9-10 में छोड़ दिए, 8 में छोड़ दिए, छोड़ तो दिए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन कैसे क्या है, तरीका हमें वैसे ही अप्लाई करना है जैसे भी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 0.32 ग्राम मेथेन। इसमें क्या करना है, मोलों की संख्या समथिंग है तथा अणुओं की संख्या समथिंग है। तो समथिंग मतलब समथिंग कुछ तो कुछ है। चलो हम इसमें देख लेते हैं। हमारे पास 32 ग्राम मेथेन, तो सीधी सी बात है मोलों की संख्या पता लगानी है। मोल पता लगाने है तो पदार्थ का द्रव्यमान तो कितना होना चाहिए, हमने क्या कहा, मोल अभी जस्ट ग्राम बट्टा अणुभार, ये हमें हर एक जगह याद होना चाहिए। कोई सोते हुए नींदों में उठा दे तो क्या है, मोल ग्राम बट्टा अणुभार। हर जगह जहाँ कहीं पर भी जाओ, घूमने जा रहे हैं, रोडवेज बसों की जस्ट पीछे ही लिख देते हैं ग्राम बट्टा अणुभार बराबर मोल। हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, कोई दूसरे बच्चे तो पढ़ेंगे। तो जहाँ कहीं पर भी हम गए तो वहाँ हम सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दो, अपने आप जितनी बार रिमाइंड करते रहोगे उतनी बार याद होता रहेगा। तो हमने हमारे पास ये पता है। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ग्राम कितने हैं, तो ग्राम हमारे पास 0.32 ग्राम। और उसके बाद मेथेन है, मेथेन होता है हमारा CH4 यानी 12 प्लस कितना हो जाएगा 4 × 1 यानी 16। तो यहाँ पर ये 16, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ पर हमने कर दिया 2, यहाँ से कटा ये 2, तो 2 डिवाइडेड ये, तो हम कह सकते हैं 0.02 मोल, ये हमारे पास हो गए। तो यहाँ 0.02 मोल। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें कहेंगे अणुओं की संख्या, भाई सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये कहा है कि चूंकि कितने, हमने कहा ये वाला है ना CH4 में कि अगर एक मोल ले लें, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं CH4 के 1 मोल में परमाणु की संख्या। ठीक है, परमाणु लिखो, चाहे मैं कण लिख देता हूँ, कणों की संख्या। कण क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन हो सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 6.023 × 10⁻23 ये। तो इसीलिए कितने मोल, एक मोल में इतने हैं, तो इतने मोल में कितनी हो जाएगी, तो 0.02 मोल में कणों की संख्या। ये है एज इट इज ऐसा का ऐसा ही, और इसके जस्ट सामने है उसको डिवाइड में कर दो, और इसके अंदर इसको आगे लेके आ जाओ 0.02, इसको हटा दो, फिर यहाँ पर ये कर दो। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 10⁻, प्लस के 2 तो ऊपर जाएंगे, माइनस के 2 तो 0.023 × 10⁻23 माइनस के 2 × 2, तो कितना हो जाएगा ये 21। तो 6.023 × 10⁻21 मल्टीप्लाई 2, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.023 तो कितना हो जाएगा 12.0, यहाँ पर निकालो 6 4 इतने, तो 12 जो हमारे पास हो जाएंगे वो होंगे 046 × 10⁻21 पार्टिकल्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इतने पार्टिकल्स हमारे सामने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये सॉरी इस जगह आ जाएगा 1.2। ठीक है, ये 1.2 यहाँ पर लगेगा इस, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, नहीं सही है, निकाला था 12 पॉइंट ये, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 12 पॉइंट ये समथिंग, और पॉइंट को आगे पीछे करके भी नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻22। ठीक है, एक अणु हमने पीछे की तरफ लिया, तो हमने बताया था ना जब पीछे से आगे की तरफ आएंगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर इससे इधर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ हमने ये किया, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं हमारे 1.2 × 10⁻22 ये अणु। ठीक है, तो ये हम कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चंस को। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।